आ चुकी है तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई है। राहुल गांधी ने इसे सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि कानून और न्याय का सवाल बताया। तो वहीं राहुल गांधी के थाने में धरने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के धरने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी इस मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे पीड़ित को न्याय दिलाने की लड़ाई बता रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेताओं को युवाओं का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और कहा कि युवाओं से जुड़े मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। यानी अब पैलेट गन का मुद्दा सीधे राजनीति का केंद्र बन गया है। राहुल गांधी ने सरकार और पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई गलती नहीं हुई है तो फिर डर किस बात का है। उनका कहना है कि जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। कांग्रेस लगातार एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। और अब सवाल यही है कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है तो क्या संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज होगी? क्या पुलिस राहुल गांधी और साहिल की शिकायत पर कोई कार्रवाई करेगी या इस पूरे मामले को लेकर यूं ही सियासी विवाद देखने को मिलेगा? क्या इस पूरे विवाद की जांच में पैलेट गन के इस्तेमाल की सच्चाई सामने आएगी? कई सारे बड़े सवाल भी हैं, लेकिन पहले सुनिए कि राहुल गांधी ने किस तरह से पैलेट गन के मामले को लेकर और साहिल को मीडिया के सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को लेकर, या ये कहा जा सकता है राहुल गांधी के इस फैसले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ पलटवार किया, वो भी सुनाएंगे। पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ, उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं,
एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टैंजा के बदले 2 स्टैंजा गाने का निर्णय किया था, इसका भारी विरोध हुआ था। लेकिन अब तो यह स्थिति हो गई है कि तथ्य सामने आए हैं कि राजेंद्र बाबू ने 24 जनवरी को 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में घोषणा की कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत होगा, राष्ट्रगान होगा और फिर आपके जनगण मन राष्ट्रगीत होगा। ये तो सब रिकॉर्ड की बात है। ये तो नहीं कहा था राजेंद्र बाबू ने कि वंदे मातरम को काट छांट के गाया जाएगा। और जब 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हो रहा था तो महान संगीतकार शास्त्रीय संगीत के ओंकार नाथ ठाकुर जी ने सरदार पटेल के आग्रह पर यह पूरा गीत गाया था, कहा तभी मैं गाऊंगा आकाशवाणी पर। और आज ओंकार नाथ ठाकुर के द्वारा गाया गया पूरा गीत 15 अगस्त 47 को उपलब्ध है आकाशवाणी के साइट पर। तो ये सब वो फंस रहे हैं रोज, तो फंस रहे हैं तो ध्यान कैसे बटाया जाए। तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में अराजकता की पार्टी बन रही है। कृपया करके न करें। बहस होगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन जाके राहुल गांधी एक थाने में बैठ जाएं, वो भी 1 महीना पुराने एक मामले को लेकर जिसकी जांच चल रही है, जैसा मैंने बताया, तो स्पष्ट है कि कंपटीशन की पॉलिटिक्स है। यहां फिसलते हैं तो वहां खड़े हो जाते हैं। इसकी हम पूरी भर्त्सना करते हैं। तो एक और जहां राहुल गांधी इस बात पर अड़े हैं कि किसी भी तरह से कैसे भी तत्काल प्रभाव से मामला दर्ज किया जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जब वंदे मातरम पर घिर गए हैं तो एक नया सिगुफा ले आए हैं। मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। सैयद हसन इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सैयद हुसैन साहब का बहुत स्वागत है। एडवोकेट मान सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ। मान सिंह जी का बहुत स्वागत है। और संजय राणा जी, राजनीतिक विश्लेषक, कुछ ही क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनका भी बहुत स्वागत है। और कृष्णकांत जी हमारे साथ इनपुट हेड चर्चा में, कृष्णकांत जी का भी बहुत स्वागत है। मान सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं सर। बीजेपी कह रही है कि आप लोग वंदे मातरम पर ऐसे घिरे कि अब आपको एक नया सिगुफा फिर उठाना पड़ा। वो कह रहे हैं कि न कोई पूर्व सूचना, न किसी की तरह की कोई जानकारी, और सीधा एलओपी पहुंच गए थाने। उन्होंने नौटंकी और ड्रामा बताया। सर अनम्यूट कर लीजिए। सुनील जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। जी सर। सुनील जी, अभी जो इनिशियल स्टेटमेंट श्रीमान रविशंकर जी का था, सोचिए कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई बार के सांसद, वर्तमान में सांसद, इस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि राष्ट्रगान क्या है, राष्ट्रगीत क्या है जी। और वो व्यक्ति आकर के इनिशियल स्टेटमेंट दे रहा है। इससे शर्मनाक बात भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या होगी। और अब आते हैं मूल मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि आज एलओपी के नेता को थाने क्यों जाना पड़ा।
आप सोचिए, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार में स्थिति ये है कि एक व्यक्ति पिछले 1 महीने से थाने में अपनी एफआईआर को रजिस्टर्ड कराने के लिए दर दर भटक रहा है। वैसी स्थिति में इतने बड़े लोकतंत्र के एक एलओपी के नेता को थाने पहुंचकर उस पीड़ित व्यक्ति की व्यथा और कथा उस थाना के इंचार्ज को बतानी पड़ रही है। तो सोचिए कि इस देश की चुनी हुई सरकार के लिए कितनी शर्मनाक बात है ये। और ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति आकर के केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट का सीनियर अधिवक्ता आकर के इतने गैर जिम्मेदाराना तरीके से वो ये बोलता है कि वंदे मातरम को लेकर के ये सारा का सारा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। तो लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस का जो तर्क आया, सिंह साहब, इस मामले में दिल्ली पुलिस का जो तर्क आया कि मामला क्राइम ब्रांच के अधीन है और दूसरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले वंदे मातरम पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इस देश की लोकतांत्रिक सरकार को अपना जो भी कानून या वंदे मातरम से संबंधित जो भी उसकी नियति और नीति है उसको स्पष्ट करना चाहिए। इस देश का संपूर्ण जनमानस जानना चाहता है कि वह पार्टी जिसने अपने कार्यालय पर, नागपुर के मातृ संस्था पर कभी राष्ट्र झंडा नहीं फहराया 2002 तक, 56 सालों तक, वह पार्टी वंदे मातरम पर सरकार में आने के 13 साल बाद इस तरह का अलोकतांत्रिक स्टेटमेंट ले रही है या स्टैंड ले रही है, तो उसके पीछे उसका कारण क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं रविशंकर जी से कि आप देश के तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए आप राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने सदैव सम्मान किया है और सदैव इन तीनों ही स्तंभों का आदर किया है। कांग्रेस पार्टी आज भी जब भी इन तीनों विषयों पर लोकतांत्रिक सरकार की जो अलोकतांत्रिक रवैया है उसमें लोकतांत्रिक रूप से जब भी बहस करना चाहेगी, कांग्रेस सरकार खड़े होकर सदन में बहस करना चाहती है। अगर ये सरकार बहस ही करना चाहती थी तो पूरे मानसून सत्र में देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री सदन में चर्चा करने के लिए नहीं पहुंचा। अब इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है सुनील सिंह जी? ठीक बात है, लेकिन वंदे मातरम को लेकर तो 16-17 घंटे चर्चा हुई ना, उसके बाद ये कानून नहीं, तो वंदे मातरम को लेकर सुनील जी कांग्रेस पार्टी का ऐसा घुमा रहे हो सिंह साहब, आपसे तो मुझे उम्मीद नहीं है, आप अधिवक्ता हैं और आप इस बात को कह रहे हैं। हमसे उम्मीद, कांग्रेस कार्यालय में अगर वंदे मातरम संपूर्ण वंदे मातरम अगर आप हमसे गाया जा रहा था तो इतना असहज क्यों हो गए थे आप लोग? नहीं, असहज हम कभी नहीं है। अरे भाई, सोनिया गांधी जी को रोकने के लिए इशारे करने पड़े। सुनील सिंह जी, जो पार्टी 80 साल तक असहज नहीं रही राष्ट्रगीत असहज नहीं रही तभी तो काटा, और राष्ट्र झंडे के लिए काटा क्यों? अब क्या असहज होगी? काटा क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी क्यों काटा? असहज होगी? 80 साल तक क्यों काट छांट के गाते रहे और 2 ही लाइन गाएंगे? ये क्या तर्क था? वो निर्णय सुनील सिंह जी, वो निर्णय लोकतांत्रिक रूप से संविधान सभा में भी लिया गया था, लोकतांत्रिक रूप से 1937 का जो अधिवेशन का जिक्र करते हैं ना मान सिंह साहब, 1937 के अधिवेशन का जो जिक्र करते हैं ना आप लोग, एक सेकंड सर, 1937 में भारत के टुकड़े नहीं हुए थे, 1937 में भारत बटा नहीं था, धर्म के आधार पर भारत कटा नहीं था, लेकिन वंदे मातरम कटा था। नहीं तो किसके? नहीं, वंदे मातरम, देखिए वंदे मातरम अभी वंदे मातरम पर तो नहीं है, हालांकि रविशंकर प्रसाद ने छेड़ दिया ये मसला। आज मेरी चर्चा इस बात को लेकर है, पैलेट गन को लेकर। भारत में और भी तमाम विषय हैं। आप सुनिए, हमने देखा रांची में 24 दिन बच्चे बैठे रहे, मान सिंह साहब, 24 दिन बच्चे बैठे रहे पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर। राहुल गांधी जी यहां थाने में जाकर धरना दे रहे हैं, लेकिन वहां एक बार जाने की छात्रों के बीच में हिम्मत नहीं जुटाई। धरना किस लिए? पिक एंड चूज वाली जो राजनीति हो रही है ना सर, ये भी तो देख रही है ना जनता। भाई हुसैन साहब, हुसैन साहब, सुनील जी, इस पे राजनीति क्या है? भाई हुसैन साहब, एक देश के नागरिक के अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है सर, अब आपकी बात आ गई है एलओपी के नेता को। ठीक है, अब सैयद हुसैन साहब को जवाब दे देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगे हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा ने तो कभी सम्मान नहीं किया, हालांकि
मान सिंह साहब इस बात को बाद में दोहरा गए। उन्होंने कहा कि इनकी मातृत्व जो संस्था है, लेकिन उन्होंने पहले पार्टी कहा कि इन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में, वो पार्टी नहीं है, वो मातृत्व संस्था है। ये अच्छी बात है। पार्टी के कार्यालय पर तो झंडा, तिरंगा झंडा लगा हमेशा, लेकिन हाँ आरएसएस के कार्यालय पर नहीं लगा। ठीक, हुसैन साहब, आप लोगों को अधिकार नहीं है। राहुल गांधी जी को बताइए, जाना पड़ रहा है एक व्यक्ति को लेकर थाने एफआईआर दर्ज कराने। सुनील जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी पार्टी, अपने को इतनी पुरानी आज़ादी की लड़ाई की अपनी वो बताते हैं कि हमारी पार्टी ने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और इस समय एक एफआईआर के लिए पार्लियामेंट सैयद हसन जी, देश की जनता को ये देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि युवाओं को, जिस तरह देश की जनता को 70 साल तक इन्होंने बहकाए रखा वोट बैंक के तराजू पर, इस देश को, युवाओं को झोंक देना चाहते हैं राजनीतिक में। इन्होंने ही विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर राजनीतिक भावना और ऐसी गंदी राजनीति की भावना इन्होंने पैदा कर दी है कि इस समय हर छात्र जो है सोचने को मजबूर है। लेकिन छात्र, युवा शक्ति समझ रही है कि ये आने वाले चुनाव में क्रांतिकारियों की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचाते थे। तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है, ये कोई बताता नहीं है। कांग्रेस का इतिहास है और उस पूरे इतिहास को आपको देखने की जरूरत है। कांग्रेस का इतिहास बताया नहीं जाता है, ये बच्चों को पढ़ाया जाता है, और इस इतिहास को आम जनमानस ने अपने जीवन में पढ़ा हुआ है। इसको बताने की जरूरत नहीं है। पहले जो पढ़ाया जाना था वो नहीं पढ़ाया, जो पढ़ाया जाना था वो नहीं पढ़ाया। आप नहीं पढ़े तो क्यों नहीं पढ़ा आपने? हुमायूं की राखी पढ़ाई, आपकी गलती है कि आपने नहीं पढ़ा। जो जीता वो सिकंदर पढ़ाया, राणा कुंभा नहीं पढ़ाए। ठीक है भैया, जो है कि पहले तो ये मुझे स्पष्ट किया जाए कि सुनील सिंह जी भी क्या भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है? ना, आप दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, हम भी बता रहे हैं कि क्या क्या पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया। नहीं, आप ये बताइए, क्या एनसीईआरटी का इतिहास में ये पढ़ाया नहीं जाता है? क्या राज्य सरकारों के इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो है राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी ने किया? आप बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई लड़ाई लड़ी हो? आप मालिक, आप मुख्तार, कुछ भी पढ़ाओ, सब कुछ आपका था भाई। आजादी आपने दिलाई, आपने जो पढ़ाना है पढ़ाओ। आप बताइए, आप भी मालिक हो। एनसीईआरटी की किताब में पढ़ता है, औरंगजेब को नायक बताते हैं, और दारा शिकोह को जो है आतंकवादी बताते हैं। ये एनसीईआरटी में आपकी पढ़ाई गई है 70 साल की। और मान सिंह साहब देखिए, सैयद हसन इमाम हैं, वो मुसलमान हैं, और वो बता रहे हैं कि हमारा क्या लेना देना बाबर और इन सब से। पढ़िए, और औरंगजेब की वो पढ़िए, और आपके इतिहासकारों, कांग्रेस का इतिहास पढ़िए ना। आप क्यों नहीं कांग्रेस औरंगाबाद के मुसलमान औरंगजेब की वो बता देंगे आपको एनसीईआरटी में क्या पढ़ाया गया है। और आपने एनसीईआरटी के अंदर कभी ये भी बताया है कि इस देश के मुसलमानों ने वंदे मातरम की आवाज पे देश के लिए कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है? कभी आपने ये पढ़ाया है उसके अंदर? ये तो इतिहास में लिखा है, पढ़ने की जरूरत है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताने की जरूरत है। जो आप मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के विरोध में नैरेटिव सेट अगर आप, वो कैसे चलेगा? आपने आजादी की लड़ाई लड़ी है तो पहले नारा ही वंदे मातरम का नारा था, 1857 था। ये तो आपने जो हमने देश को आप पढ़िए उसको, आप क्यों नहीं पढ़ते? आपकी क्या है, आपकी सिलेक्टिव, आप सिंह साहब उन्हें बोलने तो दीजिए सर। सिलेक्टिव स्टडी सिर्फ इसीलिए है कि आप हिंदू मुस्लिम करके इस देश में पोलराइजेशन की राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं। सर बोलने तो दीजिए। आपका एकमात्र लक्ष्य यही है। सर उन्हें बोलने दीजिए कि जिस राज्य में और जिस राष्ट्र में एक आम आदमी जो कि पैलेट गन से छलनी कर दिया गया है, वो व्यक्ति पिछले 1 महीने से दर भटक रहा है अपनी एफआईआर पंजीकृत करवाने के लिए, और एक सरकार एफआईआर पंजीकृत नहीं करवा पाई, और बात इस तरह की कर रहे हैं। क्या वंदे मातरम का जो नैरेटिव है उसके अगेंस्ट में? सर एफआईआर में दर्ज होगी, सब होगा, पहले उन्हें बोलने तो दो। सदैव भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, और कांग्रेस ने वंदे मातरम का सदैव सम्मान किया है।
वो दिखा सर, हमें अभी राष्ट्रध्वज हाल ही में दिखा और 15 अगस्त राष्ट्रझंडे पर, का सदैव सम्मान किया। हमें भी दिखा था सर 15 अगस्त पर सम्मान वंदे मातरम का। अगर क्यों इतनी नहीं दिखता गरीब आपको सम्मान? तो आप क्यों सबसे नहीं पहले देखना अपने चाहते सम्मान? नहीं आप- दिखा था सर हमें आप बीच आइए, में, कांग्रेस के इसे रोकने की मुख्यालय में कोशिश हो रही आइए, थी। आपको ठीक है सम्मान दिखेगा। हुसैन साहब, जल्दी से आप अपनी बात प्रदेश कंप्लीट कांग्रेस करें कार्यालय में जाइए, सम्मान दिखेगा। जी। इनसे पूछिए ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी का सम्मान करते हैं कि नहीं है, उनकी भावनाओं को क्यों समझते हैं कि करते नहीं है। बंकिम चंद्र चटर्जी का क्यों नहीं सम्मान करते हैं? संजय राणा भी आपसे हमारे साथ सीखना हैं। संजय पड़ेगा भाई का बहुत सम्मान। स्वागत है। आपसे सीखना पड़ेगा सम्मान। उनकी भावना जो अंग्रेजों के लिए मुखबिरी आप करते थे, इसका- उनसे सीखना पड़ेगा सम्मान। जी जो याद- अंग्रेजों की आप मुखबिरी की किसके- जिन्हें, उनसे सम्मान सीखना पड़ेगा। ठीक है। आप जिन्होंने अंग्रेजों से माफी आप- मांगी, उनसे सम्मान सीखना पड़ेगा। जिन्होंने अंग्रेजों से सलमान माफी पूरा- मांगी, जिनका भैया आपके इतिहास में एक कोई सेकंड, योगदान सैयद नहीं है, सैयद उनसे हसन माफी- उनसे सम्मान लेना पड़ेगा। आप अपना थोड़ा वो ठीक करिए। आपकी आवाज जो है दर्शकों तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है, कुछ गड़बड़ हो रहा है मामला। इनकी आवाज बंदे- बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। आप ठीक करिए इनकी थोड़ी आवाज अपनी जाने आवाज। वाली नाम- है। मैं इनकी मैं आवाज इनके मैं पूरे संजय दल राणा की जी के आवाज पास जाएगी। जाऊंगा। संजय राणा जी, सुनील सिंह जी, इनके पूरे दल की आवाज जाएगी। ठीक है सर, आप आज उन सुन पर हावी हो लीजिए। गए हैं, इसलिए हुसैन साहब थोड़ा कम बोल पा रहे हैं। बोलिएगा भैया, ठीक करा लीजिए उसे। मैं ये कह जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहिए, चाहिए नहीं सुनिए। कहिए। मैं इतना बड़ा मेरी चैनल आवाज आ और रही इतना है? बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, कहिए सैयद साहब। जी जी जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मातरम के नाम पर इस देश के सारे 20-22 करोड़ जितने भी मुसलमान हैं, अरे सैयद एक है साहब, कभी वंदे मुसलमानों को मातरम वंदे से मातरम आगे अरे वंदे मातरम से आगे बढ़िए। जैसे अशफाकुल्ला इस देश की वंदे मातरम के मूलभूत बाद समस्याओं आप क्या इन्हें है? कहने- बोलने देंगे ये तब है तो कि सर। राहुल गांधी आप बीच में रोक टोक कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जहां से इनके प्रधानमंत्री बनते थे, जहां से इनके नेता बनते थे। इस समय तकलीफ, सारा समस्या, सारा टारगेट उत्तर प्रदेश है कि किस तरह हम युवाओं को बहकाएं और किस तरह यहाँ पर कलेक्ट करके फिर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से फिर ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करते रहें और सरकार के अरे को सैयद हम साहब, परेशान हम तो करते रहें। आपको बहकाने की कोशिश में है, युवाओं को नहीं बहकाएंगे। जी ले, इस अब देश उन्होंने के सीधा युवाओं कह को दिया। मार्ग वो ये कह रहे हैं, लाने हमें का, तो आप चाहिए उनकी भैया। मार्ग और समस्या- करने का अधिकार जो है इमाम साहब, LOP आप- नेता मान सिंह साहब को राहुल आप गांधी चाहिए। जी कर जी। रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, हमें तो आप बड़े ठीक प्यारे है? लग रहे हो, आप इस चाहिए। देश को बहकाने का काम 2014 से श्रीमान देश का यशस्वी, ओजस्वी, ठीक है, अभी रोक दीजिए, मैं अब और संजय भाई के 26 पास इंच जाऊंगा। का संजय राणा सीना जी। रखने वाला प्रधानमंत्री कर रहा आज है। आपने देखा राहुल गांधी जी पहुंचे एक पीड़ित को लेकर, उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं जब तक FIR दर्ज नहीं करोगे, कॉपी मेरे हाथ में नहीं दोगे, मैं हिलूंगा नहीं। पहले वो जमीन पर भी बैठे और नेता विपक्ष, लेकिन उनका तो एक बाद में पिकनिक- कुर्सी उर्सी भी लगाई गई, पुलिस ने थोड़ा मान मनोबल करी, लेकिन काफी बवाल उन्होंने मचा दिया, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित लेकिन कराया। पिकनिक के- अब सब अभी कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ संजय राणा बोलेंगे। भाई प्लीज आप अपनी आवाज ठीक कराइए, भाई थोड़ा रोक दीजिए, इमाम भाई की आवाज को थोड़ा ठीक कराओ, गड़बड़ हो रही है उनकी आवाज। संजय राणा जी, कैसे देख रहे हैं आज के इस घटनाक्रम को? बिल्कुल। सुनील भाई, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। मैं आशा करता हूं कि जितने भी मान सिंह और संग्राम सिंह बैठे हैं, थोड़ा हमारी बातों को सुन लें, उसके बाद अपनी बातों को रखेंगे। जी देखिए, LOP की जब हम बात करते हैं तो मुझे दुनिया के इस समय सबसे बड़े इंटरटेनर नजर आते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है। मैं 1 बजे से डिबेट में हूँ, 2-2.5 घंटे में डिबेट में था अंग्रेजी चैनल पे, और बड़ा आनंद आया जब से राहुल गांधी साहब वहां पे आंदोलन कर रहे थे। देखिए, पहली बात है, आपके अनुसार FIR नहीं लिखी जाएगी, ये कॉग्निजेंट ऑफेंस में नहीं आता है। अब ये पूछेंगे कॉग्निजेंट ऑफेंस क्या है, तो मैं वो भी बता दूंगा। इसलिए FIR नहीं लिखेगी, उनका संज्ञान लिया गया, उसकी एक नोटिफिकेशन आपको दे दी कि हमने आपकी दरखास्त को एक्सेप्ट कर लिया। नंबर 1, इस तरह की नाटक करने की उनको कोई जरूरत नहीं थी। हम तो सिंपल कहते हैं, उनके बगल में एक वकील साहिबा खड़ी थी। अगर पुलिस नहीं रजिस्टर्ड कर रही, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। आप कमिश्नर के पास में मत जाइए, सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाइए, वहां से आदेश लाइए, 24 घंटे में FIR हो जाएगी। 20 दिन से नाटक करने की क्या जरूरत है? 21 तारीख हो गई, 20 तारीख की घटना है, इतना नाटक करने की जरूरत नहीं कानून के हिसाब से। लेकिन समस्या क्या है कि देश के सबसे बड़े इंटरटेनर को एंटरटेन करने की आदत पड़ गई है कि जनता एंटरटेन कैसे हो। पहले हम प्रधानमंत्री के आवास के सामने लौटे थे तो बड़ा आनंद आया था, अब हम क्या करें कि हमें आनंद मिले और लोग को आनंद आए।
तो आनंद दे रहे थे। पूरा टीवी डिबेट पिछले 1 बजे से लेकर के 5, 6, 6, 5:30 जो ना, सब टीवी डिबेट पे भाई साहब छाए हुए हैं। ये बताइए कि एक आदमी बोल रहा है कि इसकी आंख की रोशनी खत्म हो गई, अंधा हो गया, यानी जयराम रमेश जी बोल रहे हैं। टीवी पे दिखाया जा रहा है, दोनों आंख से देख रहा है। भैया अगर मेरे आंख में छर्रा चला जाएगा तो मेरी आंख तो फूट जाएगी, बेकार हो जाएगी, दिखेगा नहीं, दिखेगा कि मेरी आंख फूट गई। 3 छर्रे बता रहे थे राहुल गांधी साहब को बोला, हाँ 3 छर्रे बताए हैं राहुल जी ने आंख में। अरे सर आप 3 छर्रे सर छोड़ दीजिए, एक गोटी जो होती है ना, छोटी सी गोटी आंख में मार दीजिए, आंख हो जाए तो कम से कम 20 दिन तो आदमी देख नहीं सकता है। 3 छर्रे में तो दिमाग खत्म, गेम खत्म, खत्म मतलब खत्म। और राहुल जी ने बोला 3 छर्रे, रमेश ने स्टेटमेंट बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरे तरह से अंधे हो गए। भैया अंधा हो गया तो देख कैसे रहा, तो खुद अपने चश्मा को निकाल के मैंने देखा है, क्योंकि मैं टीवी डिबेट बैठा हुआ था। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे काफी बात हुई कि इतिहास को देखना चाहिए। देखिए बिल्कुल इतिहास को हमें देखना चाहिए, इतिहास उसका देखना चाहिए जिसने जिस पार्टी को अंग्रेज ने बनाया, आज भी अंग्रेज चला रहा है, इतिहास तो देखना चाहिए, सो बुराई क्या है। और दूसरों पे आक्षेप लगाने के पहले आपको देखना चाहिए कि आपने अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, आपने कुछ बुरे काम नहीं किए तो चलो ठीक है। इतने सारे त्रुटियां हुई हैं कांग्रेस से, ऐसा नहीं कोई पार्टी परफेक्ट होती, बीजेपी परफेक्ट नहीं है, हो सकता है 10 साल बाद बहुत सी चीजें निकल के आए। आज के दिन में अगर वो कुछ काम कर रही है, 100% नहीं है, मानता हूं 100% नहीं है, जो अच्छे काम और उसको तो गिनवा दो। अब राहुल गांधी का काम ये तो ना FIR करना, राहुल गांधी का काम है देश के सारे मुद्दों पर, अगर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, पूरे देश के स्टूडेंट सुनील भाई उनके लिए बराबर होने चाहिए, वो कहीं भी हो, बीजेपी प्रदेश का हो, नॉन बीजेपी प्रदेश का हो, किसी भी प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति स्टूडेंट। आप झारखंड नहीं जाते, आप पंजाब नहीं जाते, आप केरला नहीं जाते, आप कर्नाटका नहीं जाते हो, दिल्ली में लोटम लोट मचाया पड़े। भैया लोटम लोट क्यों मचा रहे हो? कि दिख रहा है कि आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं। वंदे मातरम की बात हो रही है, 1937 की बात हुई, आपके डिबेट में नहीं था, कल मैं कहीं डिबेट बैठा था। 1937 में नेहरू जी की कुछ मजबूरियां थी, उस समय मुस्लिम लीग थी, जिन्ना जी का प्रेशर था, बहुत सारी चीज थे। भाई हम 47 में आजाद हो गए ना, अब सब कुछ हो गया ना, अब आजाद बन गए हो तो कृपा करके भैया कर दो पूरा वंदे मातरम, उसमें बहस करने की क्या जरूरत है। लेकिन हम 1937 का आजाद हुए, 1947 मान सिंह जी, अरे मान सिंह जी, अरे मान सिंह जी, नहीं मैं इमाम साहब नहीं हूँ, मैं बिल्कुल आपको चद्दर में लपेटूंगा और घर भेज दूंगा। सुन तो लीजिए, तथ्यों के साथ, हिस्ट्री के साथ, राहुल गांधी की हिस्ट्री, इंदिरा गांधी की हिस्ट्री, नेहरू की हिस्ट्री सब लेके आऊंगा। और ये बताइए, रीजनेबल बात कीजिए, नहीं तार्किक, पहली बात तर्क करना सीख जाओ। हिस्ट्री क्या हम बताते हैं, 2007 में, सुन लो पता नहीं है, पढ़े नहीं होगा, राहुल गांधी ग्रेजुएट नहीं, वैसे आप भी ग्रेजुएट नहीं। एक व्यक्ति के जिसके शरीर पर पूरी पैलेट गन है, उसको आप कह रहे हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, ये तो आप बिल्कुल विधि विशेषज्ञ हो गए। एक मिनट अच्छा ही बताओ, चलो छोटी बात छोड़ दो, कॉग्निजेंट ऑफेंस में क्या क्या आता है, छोड़ के चलो बता, आप कर क्या बताओ क्या है संजय भाई, पूछ रहा हूँ, क्या अधिवक्ता है, अरे पूछ रहा हूँ ना, इंग्लिश नहीं, अरे पूछ रहा हूँ क्या आता है, क्या आता है ऑफेंस का, आप बताओ क्या आता है, आप कॉग्निजेबल, नहीं बताओ, बताते क्या, हम बताते, हमसे पूछो, बता रहा, आप बता दीजिए मर्डर क्या है, आप बता रहे हो, मर्डर क्यों से, अरे सुन तो लो, अरे काहे उछल रहे, काहे उछल रहे, बोला मैं सैयद इमाम नहीं हूँ, चादर में लपेटूंगा, घर तक छोड़ के आऊंगा राहुल गांधी। व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, अंडर विच सेक्शन, हाँ यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इंडियन पैन, अब PNS हो गया, PNS 153 के तहत बॉडीली इंजरी में, सुन तो लो अनपढ़ आदमी, एक पर्सन हु लॉस्ट देयर आई, अरे बॉस इज नॉट लॉस, अंग्रेजी बोलूंगा, अंग्रेजी में जवाब दूंगा, मिस्टर राणा, आप क्या डिफाइन कर रहे हैं? This is not the way of, बात है, हमारा कानून जो है PNS कहता है, this is not the way of analysis, Mr. Sanjay Rana. This is not the way of analysis. You are a political analysis. जवाब तो ले लो सिंह साहब, जवाब ले लो, आंसर ले लो यार, such type of analysis, जवाब तो ले लो, you have such type of analysis, 173 बकर नहीं मालूम, अरे काहे राहुल गांधी का एंटरटेनर बने हो भाई, राहुल गांधी भी एंटरटेनर, आप भी एंटरटेनर, बहन भी एंटरटेनर, सब एंटरटेनर बने हुए। अरे सर अंग्रेजी ये बताओ मुझे, 1973 PNS के तहत, और आप ये नहीं बताएंगे आम आदमी पुलिस स्टेशन क्यों है, व्हाई यू हैव पुलिस स्टेशन माना जाता है, और किसी भी इसलिए है कि आप कोई भी कॉग्निटिव ऑफेंस लेके जाएंगे तो आपकी FIR तुरंत लिखी जाएगी,
समझे, आप पहले नहीं समझ लिखी लीजिए जाएगी। कि सुनो, cognizable offense कानून जब होता नहीं क्या है। जानते हो तो चुपचाप और cognizable offense में कानून पुलिस का पता हो, duty bound है गूगल से पढ़ कि के he मत is आओ। willingly to राहुल file गांधी की तरह FIR. कुत्तावादी बातें ना करो मुझसे। Understand, Mr. Rana, this is not the way of analysis. सिंह साहब थोड़ा बोलने तो दो ने। Hang on. I'm just explaining what's the fact. You don't know anything. अभी this is हिस्ट्री not पे the आऊंगा way तो of लोगों के debate and भागने। this is not the way of analysis. आप false Oh my statement God, what is your way of debate? नहीं, आपको राहुल यही गांधी मानना से है प्लीज कि हो। cognizable offense I will call him Rahul एक Gandhi. पूरी I body will call her Sonia पूरी Gandhi. बॉडी इसकी रैली What do you mean by that? बाउंडेड है। Then what do you mean by that? punches है, If you उसके don't know ballot the guns, basic this is sense, not the basic cognizable article offense. of What are you saying, Mr. section Rana? BNS भाई, What are you 173, saying? and you're हिंदी talking में बात about करिए दोनों लोग। cognizant offense. Totally हिंदी your में बात करिए दोनों पता लोग। है नहीं, बकर statements are absurd. This is And not what the your way of statement? analysis. Go and file a case against me. I will Please, sue you in are the not, court. you हमको are धमकी not मत देना able to किसी। teach us. हमको धमकी You मत are देना, not मैं रोज able राहुल to गांधी teach को us, बोलता Mr. हूँ। Sanjay राहुल Rana. गांधी ग्रेजुएट नहीं है, You जो are मेरे not को फायर able कर to दो। teach us. First, go I'm and just read telling you, and Rahul Gandhi study is what not a is graduate. Can you file a what case is against me? cognizable offense Sonia Gandhi and is not a non-cognizable graduate. Can you offense. file a case और against ये me? एलओपी का अरे एक बताओ, एलओपी प्रियंका गांधी ड्यूटी is not a बाउंड है graduate. Can you कि file a हर case देश against के me? नागरिक Please ठीक go है, and file it. आगे I बात। will मैं put कृषिकांत जी up आपके पास आ रहा हूँ। वह ठीक हर है थाने पर भाई, जाने के लिए बात भाई है। आप लगातार इस तरह की चीजें रहेंगी तो कैसे चीजें तथ्य मत बहस तो नहीं हो पाएगी। मान सिंह साहब, सुनील जी, आप लगातार पहले बोल रहे हैं, संजय भाई को जवाब तक नहीं देने दे रहे। फॉल्स नैरेटिव सेट क्यों किया जा रहा है? आप संजय भाई को जवाब नहीं दे रहे, तो आपने सवाल पूछ लिया तो वो जवाब दे रहे हैं, तो सुन तो लो सर, सुन तो लो। सेक्शन इट कम्स एंड व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉग्निजेबल बता रहा ऑफेंस? हूँ, आपको कौन सुनेगा फिर सर? आप राजनीतिक नहीं कोई सुनेगा। विश्लेषक हो सकते हैं, आपको नहीं कोई विधि सुनेगा सर। विशेषज्ञ नहीं हो सकते। आप लगातार बोलेंगे तो आपको कौन सुनेगा फिर? अब सुना, बोल लिया, पूछ लिया। This is not the पूछ लिया। way अभी of- रोकिए, मान सिंह साहब की आवाज रोकिए। मेरे पास तो भाई है साहब, ऑप्शन, शांत मैं हो क्या गया। करूं? किससे मेरे नहीं पास होगा? ऑप्शन है। Discall it अब drilling. मैं फेडर डाउन I never करा रहा drill हूँ। you. ठीक, मैं नहीं चाहता किसी मेहमान का मैं फेडर देखिए, डाउन बड़ी कराऊं, मैं कभी नहीं रोकता हूं, लेकिन मजबूरन मुझे ये फेडर डाउन कराना पड़ेगा आपका। संजय राणा, आप अपनी बात कंप्लीट करें जल्दी से। अभी रोकिए मान सिंह साहब को। देखिए, अगर आम आदमी है, हम और आप, अगर मुझे और एफआईआर हमें दर्ज करानी है, हम जाएंगे, एफआईआर मेरी दर्ज हो जाएगी। कॉग्निजेंट ऑफेंस के अंदर जो बीएनएस की धारा 173 के अंदर मर्डर, रेप, किडनैपिंग, फ्रॉड, सीवियर क्राइम होते, उसके अंतर्गत आता है। पैलेट गन से फायरिंग हुई, तुम बोल रहे हो ना, ये इन्वेस्टिगेशन का, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिसाइड करेगा वो कॉग्निजेंट ऑफेंस है या नहीं है। हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जब बात हो रही कि राहुल गांधी को इतनी तकलीफ क्या है, राहुल गांधी सिर्फ यह साबित करना चाहते हैं कि पैलेट गन यूज हुआ, पैलेट गन से फायरिंग हुई है, पैलेट गन चलाई गई है, जबकि सरकार बोल रही नहीं चलाई गई। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है जिसमें रिटायर्ड जज है, वो जज इंक्वायरी कर रहे हैं। पैलेट गन से चली है तो सस्पेंड होगा, कार्रवाई होगी, नहीं चली है तो उन पे कार्रवाई होगी, तो झूठ बोल रहा है। समस्या क्या है कि आपने पुलिंदा बना रखा झूठ का, और आपको सिर्फ अपनी बातों को साबित करना है। राहुल गांधी ने अभी तक 2019 से नोट कर लीजिए, जो भी बात बोल, हेड एंड बाल गलत, राफेल गलत, मोदी के सब जगह पे माफी मांग के चले आते हो। एसआईआर में आपको दुलत्ती पड़ गई सुप्रीम कोर्ट से, हर जगह आप बोलते हो, फंस जाते हो। छात्रों की बात को करो, मैं तो बोल रहा करो, मैं आपके साथ हूं। कृपया करके झारखंड भी चले जाओ, कृपया करके पंजाब भी चले जाओ, कृपया करके आप कर्नाटका भी चले जाओ, और भूल जाओ केरला तो चले जाओ भैया, तुम्हारा अपना स्टेट है। यहां पे आपने मुस्लिम लीग के साथ मोहब्बतें कर रखी है, हम ना छोड़ेंगे साथ तुम्हारा भैया। वो 1937 से लेकर के 2026 तक गलबैया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा है। और आप क्या बातें कर रहे हो भैया? जिससे आप पूछ रहे थे इतिहास, किस इतिहास की बात कर रहे हो? हेगड़ेवार साहब, मैं आरएसएस का आदमी नहीं है, हेगड़ेवार साहब छोटे से बच्चे थे, 1907 में बैन कर दिया गया था वंदे मातरम, और हेगड़ेवार साहब अपने क्लास में बोले थे, इसलिए उनको क्लास से निकाल दिया गया था, स्कूल से। किस इतिहास की आप बात कर रहे हैं? 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल गए थे, आप क्या बात करते हैं? 1929 में हेगड़ेवार साहब जेल में गए थे। आपके मंत्रालय में जाके 51 की फोटो देख लो, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बैठे हैं, वो तो आरएसएस के जनक है, वो तो जननी थे आरएसएस के और जनसंघ के। तो आपको ये नहीं बताना चाहिए, आज संविधान लेके घूम रहे हो, उसी संविधान के रचयिता को हरवा दिए थे चुनाव, उस संविधान के रचयिता को मंत्री नहीं बना रहे थे, गांधी जी के बोलने पर मंत्री बनाए हो। तो अब अपना इतिहास देखो प्रभु, इतिहास देखो। और बीजेपी की गलती सुनील भाई ये है, बीजेपी इनको बस एक एप्लीकेशन ले लेती, नोटिफिकेशन दे देती, बोलती जय श्री राम, अपने घर जाओ, बात खत्म। ठीक बात। बीजेपी के साथ कमियां क्या? बीजेपी मौका देती है, डांस करो, डांस करो। उसमें संजय भाई, पुलिस से जब वार्ता हो रही थी पुलिस के अधिकारियों से राहुल गांधी जी की,
उन्होंने कहा कि आप हमें ये जो लाए हो, जो भी लिखित में चीज़ें हमें आप दे दीजिए, हम स्वीकार करते हैं इसे। ये शुरुआत में जब बात हुई तभी हो गई थी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं तब तक हिलूंगा नहीं जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, FIR की कॉपी चाहिए मुझे, इसलिए वो समय भी लगा। कारण बता रहा है। हाँ, मैं आऊंगा संजय भाई, आऊंगा दोबारा आऊंगा। एक टिप्पणी कृष्णकांत जी की आ जाए, फिर मैं हसन साहब के पास जाऊंगा। कृष्णकांत जी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस का तथ्य अपना है कि भाई साहब देखो पैलेट गन, ये सारी चीजें, क्या वाकई में ये पैलेट गन वाला मसला कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम कर रहा है? इसलिए राहुल गांधी जी को लग रहा है कि यही समय है, सही समय है, बीच बीच में से लेते आया करो साहिल को। देखिए सुनील जी, हमने काफ़ी बातें सुनी और संजय जी भी बोल रहे थे और मान सिंह जी भी बोल रहे हैं। मुझे ये कहना है कि ये जो टाइमिंग होती है खासकर कि आप किसी ऐसे मसले को लेके आ रहे हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि पैलेट गन नहीं लगे हैं। जब पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है और सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल एक रूलिंग दी है, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और पूरे मसले को देख रही है। अगर इस बात में ये साबित हो जाता है कि पुलिस ने पैलेट गन चलाई, निश्चित रूप से मामला बनना चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए और जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि जब दिल्ली में प्रदर्शन हो गए, उसके बाद ये शिफ्ट हुआ है झारखंड में, हुआ रांची में, जब वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था तो इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई जो एक सपोर्ट मिल रहा था। अगर छात्र राजनीति की बात कर रहे हैं, आप युवा हैं खासकर, और युवाओं की बात में आप शामिल नहीं हुए। उसके बाद पटना में भी इस तरह का दृश्य देखने को मिला जब तेजस्वी यादव वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो BPSC एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 32,000 से ज़्यादा पदों के लिए, वहाँ नहीं बोल पाए। आज देखिए कि 2 घटनाक्रम हुए हैं सुनील जी। एक जयपुर में जो आशुतोष रांका हैं, जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, ज़बरदस्ती स्कूल की एक निगरानी करने के लिए जा रहे थे, उनके साथ मारपीट भी की गई। मेरा कहना है कि जब आपके पास मंच है, आप एक माननीय सांसद हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने इलाके का और आप LOP भी हैं, तो आपको जब ये सदन दिया गया है, आप लोकसभा है, राज्यसभा है, आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं और अपने बातें बताने में ये सारी घटनाक्रम का भी जिक्र भी कर सकते हैं। आप वहाँ नहीं कर रहे हैं, वहाँ से लगातार आप बाहर जा रहे हैं। सदन मानसून सत्र बिल्कुल वॉश आउट हो गया कि विपक्ष बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि किसी मसले पर बातचीत हो। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को लग रहा है कि पेपर लीक वाला जो मुद्दा है उसके जितने स्वरूप हो सकते हैं, जैसे माँ दुर्गा के 10 स्वरूप हैं, वो हर स्वरूप को अख्तियार करना चाहते हैं, उस स्वरूप पर बात करना चाहते हैं। और जिस तरह के अभी कुछ देर पहले JP नड्डा ने आरोप लगाया, 3 बातें उन्होंने कही कि अराजकता की राजनीति हो रही है देश के अंदर में राहुल गांधी जी के द्वारा, और जो माननीय न्यायालय है यानी न्यायपालिका का सम्मान नहीं कर रहे हैं, और तीसरी बात है कि जो मुद्दे हैं उसको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि पेपर लीक में वो सारे मसले दुरुस्त कर लिए गए हैं, एजेंसी बनाए गए, सब आए गए, तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि इस मुद्दे को रोड पे लाया जाए। मैं इस बात का समर्थक हूँ कि आप विरोध करें, प्रदर्शन करें, लेकिन शिक्षा जैसे मामले पर जो एजुकेशन की बात जब हम कर रहे हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। एक अंदाज होता है कि बात करने का। आप डेलीगेशन लेके जाएं, आप सरकार के पास जाएं, शिक्षा मंत्री के पास जाएं। अभी मानसून सत्र खत्म हो गया, ठीक है, विंटर सेशन आ रहा है, आप वहाँ पे जाएं, अपनी बात रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। देश तो अब कोई स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। संजय जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हम 1937 में नहीं है और हम 1905 में बंगाल विभाजन पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम संविधान, वर्तमान भारत है, भारत को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। और भारतवर्ष में जो भी पार्टियां रही है, कांग्रेस की भी सरकारें रही है, आज हम राजीव गांधी को याद कर रहे हैं, अभी एक दिन पहले उनको याद किया, उनके जो कार्य उसको भी याद किया। तो पार्टी एक सच्चे मन से बच्चों की बात आप कर रहे हैं। पैलेट गन लगे, हमें भी अफसोस है कि लगा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर लगा है तो परिस्थितियां क्या रही, क्या पुलिस की गोली लगी है या कोई और तत्व उसमें, जैसा कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा। जो रिपोर्ट कुल मिला के लब्बो लुबाब इतना है कि राहुल गांधी जी को अपने प्रोटोकॉल और बाकी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी थाने चौकी में राहुल गांधी जाएं और किसी तरह की, संजय भाई, कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, कोई किसी ने स्याही फेंक, जरूरी नहीं सब लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, कोई स्याही फेंक गया या कुछ हो गया, वो मामला बड़ा हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी जी को इस तरह की चीजें तो नहीं करनी चाहिए। वो एक बड़े पद पर हैं, वो सर्वोच्च सदन के नेता विपक्ष हैं, एक कैबिनेट मंत्री की हैसियत है उनकी।
अब ऐसे थोड़ी ना राहुल गांधी किसी को ले चलो हम न्याय दिलवाएंगे तुम्हें और चल देंगे। आपके पास और भी लोग हैं, आपकी टॉप लीडरशिप है, उनमें से भेजिए ना। केसी वेणुगोपाल को भेजिए, खड़गे साहब को भेज देते। खड़गे साहब वायोवृद्ध हैं तो और भी तमाम यंग हैं, इमरान मसूद को बुला लेते, प्रतापगढ़ी आ जाते, 2-4 शेरो शायरी में वो भी खड़का जाते कुछ हैं, तो पुलिस वाले और थोड़ा नतमस्तक होते। लेकिन राहुल गांधी जी खुद ही निकल पड़ते हैं, तो यहाँ पर भी चीज़ों को थोड़ा हो जाता है, असहजता होती है लोगों को। ये भी मामला आया था हसन साहब कि सरकारी काम में बाधा डालने वाली स्थिति हो गई। इमाम साहब, आप लोग जानबूझकर ये सारी चीजें करवा रहे हो भाई, हैं? सुनील जी, आंदोलन में जंतर मंतर पे ऐसी ऐसी चीजें आई हैं, इनको मैं मान सिंह भाई हैं या और लोगों को मालूम नहीं कि कुछ प्री प्लांट, कुछ ऐसे लड़के जो छात्र रहे होंगे ना हो रहे होंगे, 24 घंटे की ड्यूटी होती है पुलिस की, इन्होंने पत्थर बरसाए हैं पुलिस पे। ये जानते तो हैं, ये काम तो अच्छा लगा कि टिफिन 10 जनपद से भिजवा रहे हैं। ये तो व्यवस्था की इन्होंने कि जो धरने पे बैठे हैं रात में खाना पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि वो पत्थर कहां थे जो पुलिस वालों को मार रहे हैं इन्होंने। और ऐसी ऐसी गालियों का अपशब्द इन्होंने उपयोग किया है प्रधानमंत्री और उसके, इस तरह की ये ट्रेनिंग दे के वहां पे जंतर मंतर पे भेज रहे थे, और अलग अलग लड़के आ रहे थे, डेली अलग अलग आ रहे थे, उसकी कोई आवाज नहीं उठ रही। पुलिस वालों कितने घायल हुए हैं, उनको पैलेट गेंद का ये उस आरोप लगा रहे हैं, और उनको पूछे कि उनको कितने पथराव हुए हैं जी, उनके लिए कौन लड़ेगा भाई? कानून अनुशासन अपना काम करेगा, कानून काम करेगा अपना जी, लेकिन आप कानून को तो अपने हाथ सकते हैं। और आप हर जगह हो रहा है, पंजाब में हुआ, पंजाब की वो नहीं आपने कष्ट लिया, जैसे हमारे राणा भाई बता रहे थे अभी। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो एक बात कही, इमाम साहब, राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि ये लड़का 4-5 दिन से थाने भटक रहा है, कभी कनॉट प्लेस भेज दिया जाता है, कभी कहीं भेज दिया जाता है, इसलिए फिर वो गए थाने। पहले ही ले लेते हैं तहरीर। ये प्री प्लान, ये पूरा प्री प्लान ड्रामा चल रहा है इस समय कि हम कैसे युवा हमारे हाथ से निकल गया। हम प्रधानमंत्री बनाते थे यूपी से, हम वहां से बिहार से बनाते थे। इस समय कि संपूर्ण देश में भाई मान सिंह साहब, प्री प्लान था आपका, ये साजिश थी आपकी, ये सब प्री प्लान था। इमाम साहब का इंटेलिजेंस है, इमाम साहब की खुफिया एजेंसी है, इमाम साहब की पुलिस है, इमाम साहब की आरएएफ है। तो इमाम साहब जिन लोगों ने पत्थर चलाए और जहां से पत्थर लेके आए, उनका एफआईआर क्यों नहीं पंजीकृत करा पाए अभी तक? तो ये तो आपका फेल्योर है ना, ये तो आपकी सरकार का फेल्योर है। इसमें कांग्रेस का कहां से कोई लेना देना हो गया? आप अपने देश के गृह मंत्री से कहिए कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग जो है वो तो केंद्र सरकार के हाथों में है, डायरेक्ट गृह मंत्रालय से डील होती है। तो क्यों, ये तो गृह मंत्री का फेल्योर है, तो गृह मंत्री का इस्तीफा दिलवाइए। ठीक, ये ऐसे ही हो जाता है सिंह साहब, ये चूक ऐसे हो गई जैसे 2008 में, संजय भाई 2008 में। इतना सुनिए कि जिस देश की राजधानी में एक व्यक्ति 1 महीने से अपनी एफआईआर के पंजीकरण के लिए दर भटक रहा है, उस देश के अन्यत्र रिमोट एरियाज में जहां भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था है, वहां गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, समाज के मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी का क्या हाल हो रहा होगा, ये आकलन किया जा सकता है। राहुल गांधी जी थाने पर, पुलिस स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं, तो ये इस देश की कानून व्यवस्था का सिंबॉलिक प्रतीक के रूप में पहुंचे हुए हैं कि एक आम आदमी को अपने खिलाफ हुए अपराध। अच्छा, ये बताइए मान सिंह साहब, आपने कहा सिस्टम आपका, तंत्र आपका, एलआईयू आपकी, सब कुछ आपका, पुलिस आपकी, फिर ये कैसे हो गया प्री प्लान? यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी। अच्छा सर, 2008 में दिल्ली में कितने बम ब्लास्ट हुए थे? कहां से आए थे आतंकवादी? सारा सिस्टम आपका था। एक सेकंड सर, दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार, मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ, 150-200 लोग मार दिए गए, कैसे हो गया? आप ही है ना? कैसे हो गया सर? सुनील जी, 2014 कैसे हो गया सर? की सरकार है ना? कैसे हो गया? दिल्ली में इतने सारे बम ब्लास्ट कैसे हो गए? 2014 से सारे सिस्टम आपका था। तो इंटेलिजेंस अब ये पूछ लेंगे तो फिर आपको मिर्ची लग जाएगी। इंटेलिजेंस अपग्रेडेशन कौन करेगा?
अरे भैया, राहुल गांधी जी इंटेलिजेंस कब कहाँ किस जगह निकल जाते हैं, वो तो उनकी खुद की सिक्योरिटी को नहीं पता रहता भाई साहब। देश का गृह मंत्री करेगा, इमाम साहब करेंगे, संजय राणा जी करेंगे, सर आपको सुनील सिंह जी आपको भी करेंगे, जानकारी नहीं होगी कि राहुल गांधी करेंगे। जी कहाँ कब मूवमेंट करते हैं, वो कहाँ निकल जाए कब, उनकी खुद की सिक्योरिटी को नहीं पता रहता सर। सिक्योरिटी को क्यों पता रहेगा सर? राहुल गांधी की सिक्योरिटी को क्यों पता रहेगा? वही तो हम कह रहे राहुल हैं। गांधी की सिक्योरिटी, जब राहुल गांधी निकलते हैं घर से तब अपनी सिक्योरिटी को बताते हैं। अब राहुल गांधी 5 दिन का सिक्योरिटी अपना प्लान नहीं बना के बताएंगे कि इंटेलिजेंस को कि 5 दिन का ये प्लान हमने बता दिया है, इसके अकॉर्डिंग चला जाएगा। ठीक है, और देश के जनहित के मुद्दों में कोई अच्छी प्लान बात है की सर, जरूरत नहीं अच्छी होती बात है, लेकिन देश के जनहित का हमने मुद्दा, तो ऐसे लोक लोग कल्याण देखे का हैं, मुद्दा क्रांतिकारी कभी भी लोग, विपक्ष का नेता जो कहीं भी जनता, उठा सकता है। हमने तो ऐसे क्रांतिकारी नेता देखे हैं जो जनता की हक की लड़ाई की बात करते हैं संजय भाई, लेकिन जब निकलते तो कहते हैं सुनो भैया जी, गाड़ी इतने बजे के इतने बजे में निकलेगी, है सारा स्कॉट लग जाना चाहिए, प्रोटोकॉल पूरा चकाचक होना चाहिए, चौराहे सुनो, चौराहे पे फूलों की माला, गेंदा वाले नहीं चाहिए, गुलाबों की चाहिए, राहुल गांधी सब बेटा आराम से सब लगा के काम रखो। नहीं करते हैं और ना। भैया जी थोड़ी देर, राहुल गांधी मीडिया भैया जी जब निकलेंगे तो कांच थोड़ा सा नीचे आएगा, उसमें से चढ़ा देना माला। इस हमने देश की देखा है, लोकतंत्र को ऐसा जीने का नहीं। काम करते हैं राहुल खिड़की गांधी। खोल के भी आदर सम्मान नहीं भाई साहब, इस शीशा देश नीचे होगा का बस। लोकतंत्र यदि संजय भाई, कोई नेता जी रहा है तो वो राहुल बताया जा रहा गांधी जी है रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब सिक्योरिटी आपकी सारी जांच एजेंसियां सब कुछ है, तो फिर ये राहुल गांधी जी के कार्यक्रम और बाकी चीजें प्री प्लान कैसे हो गई, और जंतर मंतर पर ये इतना उपद्रव कैसे हो गया, कैसे फेलियर हो गया सरकार का? सरकार के पास सारे इंजन हैं, ये कांग्रेस का प्रश्न है। देखिए सरकार, बिल्कुल देखिए, अब देखिए कांग्रेस का तो क्या है, उनका इतिहास देखेंगे कि भाई अगर कोई घटना घटती, बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन हिलती है, मार दिए सिखों को, गोली चलवा दिए, इंदिरा गांधी को सब प्रश्न पूछना, साधुओं को गोली मरवा दिए, कोर्ट ने मना किया चुनाव नहीं लड़ सकते तो संविधान ही बदल दिए। तो इनका इतिहास तो ऐसा रहा है, तो इतिहास में नहीं जाते, प्रेजेंट पे आते। देखिए वो छात्र आंदोलन था, छात्रों पे कोई भी सरकार, किसी भी सरकार हो, शायद कांग्रेस चलवा सकती, लेकिन आम बाकी किसी पार्टी की सरकार हमें लगता है कि कोई भी गोली चलवाती, उसका कारण था। और जो 200-250 एफआईआर हो गए, तो यही राहुल गांधी उछलने लगे, काहे बच्चों पर एफआईआर कर दी हो, कार्रवाई करे तो रोते हो, ना कार्रवाई करे तो रोते हो। समस्या वहां पे भी कानूनी पेचड़ा मैं समझा देता हूं। हम और आप अगर झगड़ा कर लें, एग्जाम्पल, मैं एफआईआर काम करने जाऊंगा तो मेरी एफआईआर लिखी जाएगी कानून के हिसाब से, अगर नहीं लिखी जाती तो मेरे पास एक रास्ता, मैं कोर्ट अधिकारियों के पास जाऊं, मान लो कोई अधिकारी नहीं सुन रहा, मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा, 24 घंटे में हमारी एफआईआर लिख ली जाएगी। महिला वकील उनके बगल में खड़ी थी, भैया जो पूछ रहे थे, भैया जी हमारे एलओपी जो है, जो मनोरंजन के नेता है, पूछ रहे, महिला वकील को इतना नहीं पता, कोर्ट से आके 2 मिनट में एफआईआर हो सकती है। तीसरा तथ्य, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आपके सामने कमेटी बना दी गई है, कमेटी जांच कर रही है, इसमें पैलेट गन का भी इश्यू है, पैलेट गन कैसे चली, किस पे चली, क्यों चली, सारा रिकॉर्ड है, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा। आपको अलग से एफआईआर क्यों करना है? क्योंकि आपको पता है सरकार को कैसे बदनाम करें, सरकार को कैसे घेरें। समस्या क्या राहुल गांधी के साथ, पार्टी कांग्रेस बड़ी अच्छी है, कुछ अच्छे लोग समाज में से लेके, लेकिन राहुल गांधी के ना आज तो हम पायलट गन पे बात करेंगे, कोई कुछ बोल नहीं सकता जी। आज हम हिडन बर्ड पे बात करेंगे, अब कोई कुछ नहीं बोल सकता। आज मुझे राफेल अच्छा लग रहा, चिड़िया उड़ रही थी, राफेल याद आ गया, राफेल पे बात करेंगे। भाई ऐसे व्यक्ति को कौन समझा सकता है? उन्होंने पिछले 22 साल में एक मुद्दा बता दीजिए जिसपे खड़े उतरे हो, जिसपे चर्चा की गई हो, जिसपे देश की मुद्दे हो। 2019 के बाद से तो मैं पॉलिटिक्स को देख रहा हूं नजदीकी से, एक मुद्दा जो राहुल गांधी के मुंह के खाने ना पड़ी हो तो बता दीजिए। भाई आप मुद्दा देश के लिए आइए ना। हम कहते हैं नीट की परीक्षा में पेपर लीक कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। 50 मिनट के भाषण में आप पार्लियामेंट को उठा के देख लीजिए, एक बार में नीट का नाम नहीं लिए, एक बार छात्रों का नाम नहीं लिए, बटन ऑफ बटन नो, बटन ऑफ बटन। अरे तुम नौटंकी करने गए कि संसद में चर्चा करने गए? भाई इसीलिए इनका नाम रख दिया। मैं एलओपी नहीं बोलता हूं, द लीडर ऑफ एंटरटेनमेंट। इनको तो बॉलीवुड, टॉलीवुड और हॉलीवुड में होना चाहिए था। भगवान की तरह शकल बड़ी अच्छी, आप बोल रहे थे युवा। भाई हमारे 4 साल बाद वो रिटायरमेंट की उम्र होंगे, आप बोल रहे हैं युवा, लेकिन फिर भी हैंडसम है, उनको मानता हूं। तो उनको हॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वही एक अच्छी जगह बची, बाकी तो राजनीति में बची नहीं है। ठीक, ये राजनीति में करने के लिए आप सूझबूझ होनी चाहिए। कृष्णकांत जी, हालांकि ठीक है, संजय भाई की अपना एक अलग उनका मत है, आप हॉलीवुड बॉलीवुड ना भेजिएगा, एलओपी हैं देश के, संजय भाई भेज सकते हैं। कृष्णकांत जी, राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय चुनावों में
राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को वो सफलता हाथ नहीं मिल रही। राहुल गांधी जी लगातार, ऐसा नहीं है वो जनता के बीच नहीं है या सुर्खियों में नहीं है, या बीच बीच में ठीक है विदेश यात्रा पर जाते हैं तब अलग मसला है, लेकिन वो विदेश में रहकर भी सुर्खियों में रहते हैं, वहाँ पर भी बात तो उठाते हैं, देश की समस्या उठा देते हैं वहाँ विदेश में जाके, वो अलग बात है। क्यों सफलता नहीं मिल रही कांग्रेस को? हमने बिहार में भी देखा क्या स्थिति हो गई, हमने पश्चिम बंगाल भी देखा। पश्चिम बंगाल में तो ये लग रहा था कि अब राहुल गांधी जब प्रचार प्रसार के लिए गए थे कि ममता दीदी की चूल्हे हिला दी हैं अधीर रंजन चौधरी जी और राहुल गांधी जी ने, वहाँ भी सुपड़ा साफ हो गया। देखिए सुनील जी, मैं अभी हमारे जितने विद्वान पैनल में सबको सुन रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप एक बात कर रहे हैं कि अपोजिशन ऑफ लीडर हैं या अपोजिशन में हैं, सरकार की नुक्ताचीनी आप करें, हाँ आपका हक बनता है, आप करनी चाहिए, लेकिन जब तक आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, आत्ममंथन नहीं करेंगे कि कांग्रेस पार्टी, जो कि अभी सही कह रहे थे, मान सिंह जी कह रहे थे, मैं उनकी बात का समर्थन कर रहा हूं कि आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से पार्टी मुखर थी और आगे बढ़ रही थी, और जितने भी अधिवेशन हुए उसमें लाहौर अधिवेशन भी है, उसकी भी चर्चा करना चाहूँगा। 1937 का खासकर जिक्र करना चाहूँगा। कुछ मजबूरियाँ जरूर थी उस समय मुस्लिम लीग की, और इस तरह से ये दो संजा की बात की गई। तो आज जिस तरीके से राहुल गांधी हमलावर हैं और ज़मीन पर बैठ कर ज़मीन की तलाश हो रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जितने सारे विंग्स हैं उसका सही से स्टडी होना चाहिए। जैसे अभी दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी, एक ज़माना था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी देश की दशा और दिशा तय करती थी, वहाँ से सारा मसला तय किया जाता है कि राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाना है, और ऐसा होता भी था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बहुत कुछ किया जब वो प्रधानमंत्री हुआ करती, राजीव गांधी जी ने भी काफ़ी काम किया युवाओं के लिए, क्या आईटी सेक्टर में काम किया, पीवी नरसिम्हा राव ने भी बहुत अच्छा काम किया, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आर्थिक विकास की बात करेंगे भारत में, बहुत सारा काम किया। आज वो कांग्रेस पार्टी जो कि लगातार सत्ता में रही, पहले प्रधानमंत्री से लेकर आगे तक, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी तक, क्या ऐसा हो गया कि कांग्रेस पार्टी को जमीन नहीं मिल पा रही है जहां से वो राजनीति करे? मुझे लगता है जितनी कवायद आजकल कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है वो जमीन तलाशने की कोशिश है, चाहे परीक्षा पेपर लीक का मामला हो या वंदे मातरम में एक डिसाइसिवली कहना है कि हम 2 स्टेंजा गाएंगे क्योंकि संविधान सभा में इसको ऐसा ही कहा गया था। अरे भाई साहब, जमाना बदल गया है, अब भारत की खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारा प्रतीक है उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हमारे जो सनातन धर्म है उसको नहीं मान रहे हैं, प्रभु श्री राम को नहीं मान रहे, प्रभु कृष्ण को नहीं मान रहे हैं, माता को नहीं मान, मातरम क्या है, हम अपनी माँ को नहीं मान रहे। जहाँ कहा जाता है कि माता के बारे में अगर अध्ययन किया गया, मैंने कि काफ़ी पढ़ा है इसके बारे में, मैक्सिम गोर्की की मदर से लेकर भारत में जितने भी हमारे विद्वान हुए हैं, माँ का जो दर्जा है ना सुनील जी, वो सबसे ऊपर है, भगवान से भी ऊपर है। अगर मातरम किया जाए, माँ की पूजा की जा रही है, वंदे मातरम, उसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जॉर्ज पंचम 1911 में आए और उनके लिए हमने राष्ट्रगान गाया, हालांकि हमारा आज का सम्मानित है, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि राष्ट्रगान है हमारा, हम मस्तक अपना वहाँ झुका लेते हैं। उस जॉर्ज पंचम के गाए गान को हमने स्वीकार कर लिया राष्ट्रगान में। अगर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में इस बात का उल्लेख कर दिया, जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, खासकर बंगाल विभाजन के समय, और इसको सबने गाया था, वो ऊर्जा, वो राष्ट्रीयता, वो सारी बातें आई थी, तो मुझे कहना है कि कांग्रेस पार्टी को देखना होगा कि हम क्यों पिछड़ रहे हैं, क्यों चुनाव में मात खा रहे हैं। आप पिछले चुनाव में देख लें, आने वाले आज उसका ताजा उदाहरण मिला देखने को, इस बात का ताजा उदाहरण मिला। मानसिंह साहब ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है। आज सीजेपी के कुछ लोग स्कूल की दिशा दिखाने गए थे जयपुर में, शायद राजपुरा में, ठीक से याद कर रहा हूं तो राजपुरा शायद को गांव था, वहां तबेले में स्कूल चल रहा है सर, तबेले में, भैंसों के तबेले में, लेकिन गांव के लोगों ने उन कॉकरोचों को दौड़ा के पीटा, बोले हमें तबेले में स्कूल मंजूर है, कॉकरोच मंजूर नहीं। सुनील जी एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड चाहिए सर। उन्होंने कहा हमें कॉकरोच मंजूर नहीं है। लोगों ने पूछा क्यों भाई, ये तो आपके स्कूल को ठीक करवाने आए हैं। बोले भाई साहब, भगवान राम को गाली दिलवा रहे थे, हैं, भारत माता को गाली दिलवा रहे थे, प्रधानमंत्री ये देश का सम्मान नहीं कर रहे थे, देशद्रोही लोग हैं, इनको हमारे यहां आने की जरूरत नहीं, हम भूखे प्यासे रह लेंगे, हमारे बच्चे तबेले में पढ़ लेंगे। ये है भारत, ये है गांव का भारत। भाई साहब, महल नहीं चाहिए, लेकिन भगवान राम को गाली दोगे, वंदे मातरम का अपमान करोगे। आप बनाना चाहते हैं तबेले में, स्कूल में तबेला चले, वो ग्रामीणों को तबेला मंजूर है सर,
तबेला मंजूर है ग्रामीणों यही को। भारत आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा हमें तबेला मंजूर है लेकिन देशद्रोही मंजूर नहीं है। भारत आप बनाना चाहते हैं। ये है भारत। स्कूल में ये लोग। तबेला चले और आप लोग कहते यही हो भारत आप हम बनाना 2 लाइन चाहते हैं। गाएंगे, हम 2 लाइन गाएंगे। मुझे ये कहने का मतलब सोचने में भी शर्म आ रही है। नहीं, आपको कि आएगी एक सर, इतने प्रतिष्ठित- आपको आएगी, आपको नहीं, सोचने सर, में भी आएगी, समझने में भी ये शर्म आएगी, बताइए, आपको सुनील आनी जी, भी चाहिए। आप ये बताइए, आप लोग 2 लाइन गाओगे, जैसा जिम्मेदार व्यक्ति ये कहेगा, 2 लाइन गा रहे जैसा हैं। जिम्मेदार और वो गांव व्यक्ति के ये लोग कह कहेगा रहे हैं कि भगवान राम को गाली दिलवा रहे हो, माता सीता को गाली दिलवा रहे हो मंच से। प्रतिष्ठित ऐसे कॉकरोच हमें इनकी सिफारिश नहीं चाहिए, हमें इनकी पैरवी नहीं चाहिए स्कूल बनवाने के लिए। चलेगा, हम बना लेंगे। तबेला नहीं चलेगा, इसका गांव के व्यक्ति जिक्र कर रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं सर, गांव के लोग कह रहे हैं, सुनिए। और वो वहां अगर कोई जा रहा है ऐसा व्यक्ति जो जंतर मंतर से जुड़ा था उस आंदोलन से, उसको ग्रामीण घसीट रहे, पीट रहे के साथ मारपीट। इसलिए हम तो उम्मीद करते सर ये शर्म हजूरी वाली बात छोड़िए और जनता की नब्ज को टटोलिए। मैं इसीलिए पूछ रहा था कृष्णकांत जी से कि आखिरकार जनता क्यों नहीं पसंद कर रही। जनता की नब्ज आप लोगों ने ऐसा कर दिया कि बताइए वंदे मातरम कांग्रेस कार्यालय में अगर बज गया पूरा तो आफत आ गई, असहज हो गए आप लोग, विरोध में खड़ी आपकी टॉप लीडरशिप असहज हो गई। जो लोग ये आपके सोनिया जी हाथ करके रुकवाने लगी, नो नो नो, ये नहीं गाया जाएगा। कि एक राजनीतिक और फिर मिट्टी डालने के लिए क्या करा, ये मिट्टी डालने के लिए कुर्सी इस चाहिए बात थी। पर उसकी सहमति है। 2 दिन बाद फिर कि आपने आके बता ही दिया कि हम 2 ही गाएंगे, 6 नहीं गाएंगे। की जनता कोई ये सारी स्थिति सर बताती है। ऐसे राष्ट्र का निर्माण रुक जाइए कभी सर, कांग्रेस लगातार मत के बोलिए, संकल्प प्लीज में रोक नहीं रहा है। दीजिए प्लीज। कांग्रेस सर एक मेरे साथ ऐसे तो कंपटीशन राष्ट्र मत का करिए ना निर्माण सर, चाहती है, प्लीज जहां पर हर रोक दीजिए आवाज मान सिंह। कांग्रेस का निर्माण, राज निर्माण, देश निर्माण की बातें रुक कर जाइए। रहे हैं। देखो और पुष्पित हो, सर, रुक इस जाइए। तरह का विचार कांग्रेस का रोक है। दीजिए भाई। आपका आवाज रोक दीजिए। मेरे साथ कंपटीशन काहे को कर रहे हो सर? मैं अपनी संपादकीय टिप्पणी दे रहा हूं, मेरे साथ कंपटीशन काहे कर रहे हो? मैंने तो कहा आपसे कि आज हमने देखी भारत की सच्चाई देखी ना जंतर मंतर पर। संजय भाई बताइए, जयपुर में वो गांव जहां पर तबेले में हम फिर कह रहे हैं तबेले में स्कूल चल रहा है, वहां के लोग इस बात से बड़े हैरान और परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, लेकिन उन्हें कॉकरोच नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ये लोग नहीं चाहिए, इनका सहयोग साथ नहीं चाहिए, बच्चा मेरा यहां पढ़ लेगा लेकिन ये लोग नहीं बर्दाश्त। क्यों? क्योंकि भारत माता को गाली दे रहे थे, भगवान राम आराध्य को गाली दे रहे थे, ईश्वर को है, अल्लाह दिल में रहेगा, ये सब कह रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा ये लोग बर्दाश्त नहीं। इमाम भाई बैठे हैं, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमारा बाबर से क्या लेना देना, हमारा औरंगजेब से क्या लेना देना, क्या लेना देना हमारा, लेकिन फिर भी बिल्कुल सही। तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इसलिए मैं फिर आग्रह करूंगा, हो सकता है शायद मान सिंह साहब को तो अब शर्म और हुजूरी वाली बात दोबारा वो न दोहराएं। मैं कह रहा हूं आपसे सर, एक बार जाइए धरातल पर, देखिए स्थिति क्या है, और कांग्रेस वाला वो मत लेके जाइएगा झंडा डंडा, नहीं तो हो सकता है राजपुरा वाले फिर आपको भी वो न समझ ले कॉकरोच का सपोर्टर। गाड़ी के शीशे वीशे वैसे टूट रहे हैं आजकल उधर। ठीक है, उम्मीद करता हूं बाकी चीजें ठीक रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद। जाएगा नहीं।